हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है नायरा फिजिक्स क्लासेस के इस चैनल पे। आज हम क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर का जो अगला पार्ट है, पार्ट 6 लेने वाले हैं, जिसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएगी, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपको इसमें बताया जाएगा। फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। तो ये जो है, इस पार्ट में हम लोग बिना समय गवाए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल पे वीडियो को देखिए अच्छा से और शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस प्रकार से होता है। उसको देखिए आप लोग, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा अर्थ सरफेस है, मान लीजिए दिस इज आवर ऑब्जेक्ट दैट हैज मास m। नाउ वी लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट विथ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्स टी। मान लीजिए कि हम इस एक्सटर्नल फोर्स से इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करें, लिफ्ट करते करते मान लीजिए कि इस लेवल तक लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ तक जब लेकर के आएंगे तो ये हाइट आपको बन जाएगा। ठीक है, जब हाइट बन जाएगा तो यहाँ पर जब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस पोजीशन पर, तो यहाँ नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये ऊपर की ओर फोर्स हो गया, और नीचे की ओर जो फोर्स है वो फोर्स हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें कहा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, तो उस एनर्जी को निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इस एनर्जी को निकालते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। इस एनर्जी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स हमारा एफ जी फोर्स हो जाएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इसका हो जाएगा। ये ऊपर है नीचे है तो अपोजिट हो जाएगा, इनटू और डिस्प्लेसमेंट हाइट हो जाएगा, और एफ जी के बराबर होता है एम जी। तो आपका हो जाएगा माइनस एम जी इंटू हाइट। इस प्रकार से तो हम लोग ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू, आखिर एक्चुअली में वर्क डन है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, मीन्स इसको हम लोग माइनस डब्लू, और फिर ऐसे लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्लू। ऐसे आपको किताबों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो ये इस प्रकार से होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज इक्वल टू द, है ना, टू द निगेटिव ऑफ द, ठीक है, वर्क डन। तो ऑलवेज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है, और ये हमारा फॉर्मूला बन करके आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अब यहीं पर आपको एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि माइनस इधर है तो उधर भी माइनस लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल माइनस, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे। ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला जो बन करके आ जाएगा, यहाँ से ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें हो जाएगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, these three forces are called कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले जाइएगा, जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए इस तरह से, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि सीढ़ी है और इस तरह से ऐसे यहाँ तक चला जाता है, इस प्रकार से ऐसे यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, तो हमारे पास एक ऐसे वाला पाथ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे वाला पाथ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसका मास m होगा, इसका हाइट h होगा। ठीक है, तो इसकी जब एनर्जी हम निकालेंगे तो mgh आ जाएगी।
इसकी एनर्जी mgh आ जाएगी, जो कि इस हाइट पे डिपेंड करेगी, ना कि ये वाला जो पाथ है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस that does not depends on the path followed by the particles, मतलब the force that does not depends on the path followed by the particles is called conservative force. It depends on the, समझ रहे हैं आप लोग, देखिए इस तरह के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब हमको यहाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये चीज होती है। इसका एक और आपको बात बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया, इस प्रकार से ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल्स ऐसे जाएगा पाथ 1, ठीक है, पाथ 1, या पार्टिकल्स ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये पाथ 2 हो जाएगा इस प्रकार से, या पार्टिकल्स ऐसे घूम करके यहाँ पे जाएगा, ये पाथ हो जाएगा 3। तो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे जो वर्क डन भी होगा पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होगा, जब कंजर्वेटिव फील्ड होगा तब, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब ऐसा होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो आपको याद रखना है कि फोर्सेस जो होते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड करेगा, जैसे फ्रिक्शन आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका ये इसका काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाला हम लोग काम करते हैं, जैसे देखिए आप लोग इसको, अब इसमें आपको फॉर्मूला निकल करके आ गया है, जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद करके रखना है कि इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसे है ना, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिखेंगे, आप याद रखिएगा इसको। चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया है यहाँ पे। अब देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बारे में बता दिए कि डेल्टा यू इज ऑलवेज निगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है हमारा U इनिशियल माइनस U फाइनल के बराबर है। दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए अगला जो एनर्जी है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ऐसे आपका बुक में लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो स्प्रिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। यहाँ पर फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए इस जगह पर। जो डेल्टा यू हम लोग निकाले हैं, यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, mgh, मतलब कि यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ऐसे छोटे क्लास के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 9-10 क्लास में, मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग को करना है, जैसे इस प्रकार से हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है ऐसे, और स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका, इस तरह से देखिए ऐसे फिगर हमारा बना हुआ है। हम बोले थे पार्ट 4 में 5 में आप जा करके देखिएगा, 5 में तो आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में आप जरूर देखिएगा, तो उसमें बताया गया है कि इसका डेरिवेशन बताया जाएगा, जो आप आज आपको बता रहे हैं, वहां पर इसका डिस्कशन हो चुका है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इधर की ओर एक स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, स्प्रिंग जो है खुद का एक फोर्स डेवलप कर लेगा और इधर की ओर लगाएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए इसका ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, नेचुरल लेंथ से हल्का सा dx डिस्प्लेसमेंट इसमें आ जाता है, इस प्रकार से dx डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, मान लीजिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वर्क डन का बात करूंगा, जैसे मान लीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं, तो आपको तो बोला गया है बार बार कि आपको वह क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स, जो कि dx के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए इसका क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं माइनस k बाई एक्स लिखा जाता है, kx लिखा जाता है, kx स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो माइनस kx के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख दिए, यहाँ पर लिख देंगे dx लिख देंगे, तो इसको हम लोग du लिखेंगे इस प्रकार से, इस तरह से, समझ गए, या इसको हम लोग dw लिखेंगे, ठीक। आप बताइए कि टोटल वर्क डन हमको निकालना है या टोटल एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, अंदर में x dx रहेगा। तो मान लीजिए x इनिशियल टू x फाइनल, ऐसे है ना, इंटीग्रेट करेंगे, कुछ पहले यहाँ पर एक्सटेंशन होगा, इसके बाद फिर और कुछ एक्सटेंशन होगा, इस प्रकार से। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, ठीक है, u, और यहाँ पर माइनस के रहेगा ही रहेगा,
अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको x dx को लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जो रखे थे x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। फिर इसको हम लोग करेंगे माइनस के। ठीक, अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो एक्स फाइनल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ लेकर के आ जाते हैं बाहर में, और फिर माइनस हो जाएगा क्या, तो एक्स इनिशियल स्क्वायर। इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ से इसको सजा करके लिखिए 1/2, ई माइनस इसको दीजिए तो प्लस हो जाएगा के, और कितना हो जाएगा एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जो सब जगह लागू होगा। तो इस प्रकार से इसका भी डेरिवेशन आपको बता दिए हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोला जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट सम हाइट, मतलब कुछ ऊंचाई पर रहेगा तो उसको बोला जाता है। इस प्रकार से डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा जो है डेरिवेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग को लिखना है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा W इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, एंड दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। C लिख दिए हैं तो आपको समझना है कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ वी हैव दिस टू फॉर्मूलास, जिसको हमको यहाँ पर लिख लेना चाहिए इस प्रकार से, जैसे U इज इक्वल टू हो जाएगा स्प्रिंग का एनर्जी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 के एक्स इनिशियल स्क्वायर एक्स फाइनल स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो आपको नोट करते जाना है, और इसी फॉर्मूला से हम लोग का काम होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट आपको टॉपिक बता रहे हैं कि हमको क्या लिखना है। चलिए ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आपको बताया गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। देखिए वर्क एनर्जी है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। बहुत बढ़िया थ्योरम है, सवाल को बहुत आसान कर देता है, इंटीग्रेशन से हम लोग को बचाता है ये सवाल, ये जो है। तो इसमें बहुत आसान सा बात है कि हमको वर्क डन निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाया गया है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं, जेईई नीट लेवल के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, प्लस इसके बाद वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, और फ्रिक्शनल फोर्स, इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, F लिख दे रहे हैं। तो किसी भी वर्क डन को आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा डेल्टा के, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबको ऐसे ही लिखा जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है लिखने का, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि आपको एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है ना, कंजर्वेटिव वर्क डन है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, किसी का भी निकालना, मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, तो वर्क डन बाई अगर हम इसका वाला निकालते हैं, या वर्क डन बाई अगर हम मान लीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव का निकालते हैं, तो बाकी चीजें उधर चली जाएगी, मैंने जिसको हमको निकालना होगा उसको इधर रखेंगे, बाकी चीजें उधर चली जाएगी। तो मान लीजिए लेट अस सपोज ये वाला हमारा यहाँ पर अब्सेंट हो जाता है, यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये अब्सेंट हो जाता है ही नहीं, इस प्रकार से लेट यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन का जो कहानी है 0 है, मान लीजिए कि नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सरफेस में अब्सेंट, अगर है तो उसको लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, और है तो लेकर के आ जाएंगे। कैसे होता है इसका फॉर्मूला, तो वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी एस, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि हम लोग ऐसा लिखते हैं, हेंस मान लीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकालना चाहते हैं तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, और नाउ इसको हम इधर रिप्लेस करेंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। और इसको हम और कैसा लिख सकते हैं तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, और देखिए इसको देखिए आप लोग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आपको बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो होता है माइनस यहाँ पर देखिए माइनस इसको रखेंगे हम लोग और इसको उठा करके लिखेंगे फटाक से जल्दी से, बताइए क्या लिखेंगे, यू इनिशियल माइनस, है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और इसको कैसे लिखा जाता है, ये फाइनल माइनस के इनिशियल, ये माइनस आ जाएगा तो यू इनिशियल और ये प्लस हो जाएगा यू फाइनल। तो फाइनल फाइनल को एक तरफ, इनिशियल इनिशियल को एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी जगह पर बता दे रहा हूं, देखिए आप लोग, तो लिखेंगे के फाइनल और हो जाएगा यू फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस, ऐसे बंद कर देंगे और उसको उधर रख लेंगे। ठीक है, माइनस को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस आता है, फिर लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू, है ना, यू इनिशियल, इस तरह से। तो आप देखिए ये सारा फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल से बताई गई है। बाकी आपको 11th क्लास में दूसरे ढंग से पढ़ाई जाती है। डिफिनीशन हो गया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सेंटेंस लिखा जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ से फिनिश करते हैं। मेन फार्मूला यही है, देखिए सारे स्टूडेंट देखिए कि आपका जो है मेन फार्मूला यही है, आपको इसी को रट करके रखना है कहीं भी, इसी से आपका काम चलने वाला है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, यही फार्मूला से आपको काम होगा, जब भी काम होगा तो इसी से होगा, और इसी फार्मूला को हम लोग चेंज करके इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको अगला जो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। इसमें तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपका हो गया है। एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, जैसे कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, या जो भी फोर्स है, फोर्स, ठीक है, एंड पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आप बताइए, अगर मैं डी यू लिखूंगा तो माइनस डी डब्ल्यू लिखूंगा, अभी तुरंत पढ़ाया हूं, यहाँ पर देखो, इसको डी से इंडिकेट कर दिए माइनस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स होता है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, कभी भी आप पढ़े होंगे, डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग लिख दिए हैं। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, और इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप कहां पर होंगे, 12th में, जब आप कहां पर होंगे, जब 12th में आप जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखा जाएगा, यही फॉर्मूला लिखा जाएगा, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेज, या ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेज, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी यही बातें हैं, यहाँ पर ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं, और इसको और ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप लोग, डी यू क्या है, स्केलर है, इसको आप लोग याद रखिए कि हमारा ये स्केलर है, इक्वल टू यहाँ पर माइनस एफ, और डॉट क्या लिखेंगे, डॉट dx लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट है, तो ऐसा होता है। और इन सभी के ऊपर आधारित एक एक क्वेश्चन जो है, बहुत ही अच्छा तरह से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा हम टाइम देख ले रहे हैं कितना हो चुका है, ठीक है। तो टाइम जो है आपका 20 मिनट के लगभग हो चुका है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोकेंगे, सारा थ्योरी पार्ट को इसी में रोकेंगे, या फिर इसी में न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। चलिए इसी में डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट आप इसको जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ कि हमारे पास एक मास m मास का कोई बॉडी है, और यहां से इसको हम लोग ऐसे छोड़ दिए, ठीक है,
इस प्रकार से छोड़ दिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब ये धरती से स्ट्राइक करेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, बस इतनी सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वही तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर सिंपल सी बात है वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पर ये मैक्सिमम है। सिंपल सी बात है। इस प्रकार से तो हम लोग इसको लगा देंगे कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, mgh। मान लीजिए कि यहाँ पर हाइट h है, इस प्रकार से इक्वल टू 1/2 mv², है ना, mv² आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके पास चला जाएगा तो 2gh हो जाएगा, v²। यहाँ से v निकालेंगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। इसको आप लोग और ऐसे पढ़े होंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जब पढ़े होंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा, तो इसको पढ़ेंगे v² बराबर u² प्लस 2gh पढ़े होंगे इस प्रकार से। तो v² को हम लोग छोड़ देंगे और u, यहाँ पर u कितना हो जाएगा, इनिशियली 0 होता है, सब कोई जानता है, 2gh हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से v बराबर निकालिएगा तो आप लोग 2gh से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वर्क डन क्या करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय, जैसे हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा देते हैं बाबू, इस सब तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो वर्क डन बाय किसके द्वारा आ जाएगा, ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताया, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि mgh हो जाएगा। ठीक है, mgh हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स बाय ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे, इंटू डेल्टा के हो जाएगा। इसी को बढ़ा करके लिखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, तो h डिस्प्लेसमेंट होगा, और डेल्टा क्या क्या हो जाएगा, तो 1/2, और क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv² माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 फिर से वही इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए हम लोग। देखिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहानी है, एनर्जी कंजर्वेशन भी यही कहानी है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए आप लोग, बढ़िया सा क्वेश्चन है एक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए सर्कुलर पार्ट है, इस तरह से यहाँ पर एक चेन है, इस तरह से एक चेन लगा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में बता रहे, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, तो चेन लगा हुआ है, मान लीजिए इसका मास m है और लेंथ आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ये वाली रेडियस कितनी है, r है, और आपसे बोला कि इसका फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। तो चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो कुछ मास यहाँ पर है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो हर किसी की हाइट अलग अलग है, समझ रहे कि नहीं, हाइट अलग अलग। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं mgh लिखते हैं हम लोग इस तरह से। तो ये फॉर्मूला होता है मेन। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, है ना, तो हाइट वेरिएबल है, तो एक अलग ढंग से यहाँ पर कुछ हाइट पर, देखिए कुछ हाइट पर हम चले जाते हैं। ठीक है, कुछ हाइट पर जा करके और एक छोटा सा यहाँ पर, है ना, डी थीटा वाला और एक डी एल वाला एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, और इसकी एंगल कितनी होगी, थीटा एंगल होगी। ठीक है, तो इसका जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, तो डी एम इंटू जी इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपको डीएम निकालना है और इसके बाद एच निकालना है, जी तो फिक्स रहता है। तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि डीएम कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल में चलिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए आप लोग, इस वाला ट्रायंगल में चलिएगा आप लोग, यहाँ से ऐसे ये वाला ट्रायंगल में अगर आप लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर h बटा
और ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो यहाँ से अगर आप h निकालते हैं बाबू तो ये हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। तो हम लोग हाइट निकाल दिए। अब देखिए आप लोग कि टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या बनेगा, क्योंकि हम एंगल का कंसिडरेशन किए हैं तो एंगल ही लेकर के चलेंगे। तो एंगल वाला कहानी जब आपको हम पढ़ाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा हम लोग लिखेंगे π/2 हो जाएगा। जब π/2 है तो इसका मास कितना है, m है ना, π/2 है तो मास कितना m है, देयरफॉर अगर यूनिट एंगल होगा तो m बाई कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इन लोग ऐसे हो जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2m/π हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देयरफॉर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं d थीटा के लिए, d थीटा के लिए तो क्या मतलब उसका मास आ गया, मास आएगा, तो d थीटा का ही जो मास होगा वो dm मास होगा, जो कि कितना होगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2m/π इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, सबको रख दीजिए। तो हो जाएगा 2m/π इंटू डी थीटा इंटू जी, और इसका हो जाएगा कितना, r इंटू साइन थीटा। तो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पार्ट्स। बट हमको तो क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है, और उधर भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इस प्रकार से। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं डी बराबर 2m बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, और g बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, और अंदर में बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ से जीरो से एंगल कहाँ तक हमारा जा रहा है, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2। अब इसको देखिए, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ आप लोग को कि इस प्रकार से अगर आप साइन थीटा इंटू डी थीटा करते हैं तो इसका माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर जीरो है या π/2 है, तो इसको लिमिट ऐसे रखेंगे, जीरो और π/2 रख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो सारे स्टूडेंट देखिए, π/2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1, इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे हम लोग तो 1 आएगा, इसका पूरा सोल्यूशन करने पर 1 आएगा। इसको लिखेंगे हम लोग, यही हो जाएगा 2mgr/π, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर रह जाएगा। समझ गए। तो दिस चेन का जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, 2mgr/π हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम देख लेते हैं तो और क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, काहे कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो काफी लंबा 26 मिनट का वीडियो बन चुका है, और स्प्रिंग का क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में बहुत मन लगेगा। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखेंगे। टाइम ज्यादा होने के चलते लॉन्ग वीडियो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग को मतलब ध्यान में रखते हुए सवाल को बताया गया है। यहीं पर इसका लास्ट होता है। अगला पार्ट में पावर के साथ मिलेंगे, पावर का न्यूमेरिकल बाकी चीज बताई जाएगी, इसके बाद कोलिजन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए।